हेलो दोस्तों, मैं दीपक अपने यूट्यूब चैनल शिखर एजुकेशन में आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम क्लास 11th की एनसीईआरटी जो कि सतीश चंद्र द्वारा लिखी गई है उसको पढ़ रहे थे, जो कि मध्यकालीन भारत के बारे में है। हमने इसका पहला चैप्टर कंप्लीट कर लिया था। आज हम दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे। दोस्तों, इसमें कुल 20 अध्याय हैं, 20 चैप्टर हैं, जिसमें से आज हम चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे। इस चैप्टर का नाम है उत्तर भारत 3 साम्राज्यों का काल, 8वीं से 10वीं सदी तक। दोस्तों, 8वीं सदी का अर्थ होता है 700 ईस्वी से 10वीं सदी अर्थात 1000 ईस्वी के बीच। अब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ईस्वी सन 750 और 1000 के बीच उत्तर भारत और दक्कन में कई शक्तिशाली साम्राज्यों का उदय हुआ। इनमें से एक था पाल साम्राज्य, जिसका 9वीं सदी के मध्य तक पूर्वी भारत में बोलबाला रहा। पश्चिमी भारत और ऊपरी गंगा की घाटी में 10वीं सदी तक प्रतिहार साम्राज्य की तूती बोलती थी। उधर दक्कन में राष्ट्रकूटों का वर्चस्व था, जो समय समय पर उत्तर और दक्षिण भारत के प्रदेशों पर भी अपना नियंत्रण स्थापित कर लेते थे। दोस्तों, यहाँ 3 साम्राज्य कौन कौन से हैं? पहला है पाल, जो कि पूर्वी भारत में था। दूसरा पश्चिमी भारत और ऊपरी गंगा की घाटी में प्रतिहार साम्राज्य था। और तीसरा है राष्ट्रकूट, जो कि दक्कन क्षेत्र अर्थात भारत के दक्षिणी क्षेत्र में था, महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में। यद्यपि इन तीनों साम्राज्यों के बीच संघर्ष चलता रहा, तथापि इनमें से प्रत्येक ने काफ़ी बड़े बड़े क्षेत्रों को स्थिरतापूर्ण जीवन की परिस्थितियां प्रदान की और साहित्य तथा कला को संरक्षण दिया। तीनों में से सबसे दीर्घायु का राष्ट्रकूट साम्राज्य साबित हुआ। वह न केवल उस काल का सबसे शक्तिशाली साम्राज्य था, बल्कि उसने आर्थिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्रों में उत्तर और दक्षिण के बीच सेतु का भी काम किया। प्रभुत्व के लिए संघर्ष। दोस्तों, अब हम पाल वंश के बारे में, पाल साम्राज्य के बारे में अच्छे से विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। हर्ष के काल से ही कन्नौज को उत्तर भारत की संप्रभुता का प्रतीक माना जाता रहा था। इस दृष्टि से उसकी स्थिति वैसी ही थी जैसी दिल्ली ने बाद में प्राप्त की। कन्नौज पर नियंत्रण स्थापित करने का मतलब ऊपरी गंगा घाटी तथा उसके व्यापार एवं प्रचुर कृषि संसाधनों पर नियंत्रण प्राप्त कर लेना भी था। इसके अलावा पाल और प्रतिहार बनारस से लेकर दक्षिण बिहार तक के प्रदेशों के लिए भी एक दूसरे से जूझते रहे, क्योंकि इन प्रदेशों के पास भी भरपूर संसाधन थे और अपनी समृद्ध परंपराएं थीं। प्रतिहारों की टक्कर राष्ट्रकूटों से भी हुई। पाल साम्राज्य की स्थापना शायद 750 ईस्वी में गोपाल ने की। मालूम होता है उस क्षेत्र में फैली अराजकता से तंग आकर वहां के प्रमुख लोगों ने उसे राजा चुन लिया था। 770 ईस्वी में उसकी मृत्यु के बाद
उसका पुत्र धर्मपाल राजा बना। धर्मपाल ने 810 ईस्वी तक शासन किया। धर्मपाल को राष्ट्रकूट राजा ध्रुव से पराजित होना पड़ा। इससे पहले ध्रुव प्रतिहारों को भी शिकस्त दे चुका था, लेकिन इन विजयों के बाद ध्रुव दक्कन को लौट गया और धर्मपाल के लिए मैदान खाली छोड़ गया। अवसर का लाभ उठाकर धर्मपाल ने कन्नौज पर कब्जा कर लिया और वहां एक भव्य दरबार लगाया, जिसमें पंजाब, राजस्थान आदि के उन राजाओं ने भाग लिया जिन्होंने उसकी अधीनता स्वीकार कर ली थी। किंतु धर्मपाल कन्नौज पर अपना स्थायी अधिकार स्थापित नहीं कर पाया। जब द्वितीय नागभट्ट के शासनकाल में प्रतिहारों का भाग्य सूर्य फिर से चमका, तो धर्मपाल को कन्नौज से पीछे हटने को मजबूर होना पड़ा। लेकिन मुंगेर के पास उसे प्रतिहारों से दो दो हाथ करने पड़े और पराजय का मुंह देखना पड़ा। बिहार और आधुनिक पूर्वी उत्तर प्रदेश पर अपना अपना नियंत्रण स्थापित करने के लिए पालों और प्रतिहारों के बीच संघर्ष चलता रहा। यद्यपि बंगाल के साथ साथ बिहार पर पालों का ही अधिक समय तक नियंत्रण कायम रहा। उत्तर में विफल होकर पाल शासकों ने अपना ध्यान दूसरी दिशाओं में लगाया। धर्मपाल के पुत्र देवपाल ने, जो अपने पिता की मृत्यु के उपरांत 810 में राजा बना था, 40 वर्षों तक राज किया। उसने प्राग, ज्योतिषपुर अर्थात असम और उड़ीसा के कुछ हिस्सों को अपने साम्राज्य में मिला लिया। शायद आधुनिक नेपाल के एक हिस्से पर भी पाल प्रभुत्व स्थापित हो गया था। इस प्रकार 8वीं सदी के मध्य से लगभग 100 वर्षों तक पूर्वी भारत पर पाल शासकों का वर्चस्व रहा। कुछ समय तो वाराणसी तक के प्रदेश उनके नियंत्रण में आ गए थे। सुलेमान नामक एक अरब व्यापारी ने 9वीं सदी के मध्य में भारत की यात्रा की थी। उसके यात्रा विवरण से पालों की शक्ति की पुष्टि होती है। उसने पाल राज्य को रोहमा या धर्म यानी धर्मपाल का संक्षिप्त रूप कहा है। उसके अनुसार पाल राजा की अपने पड़ोसी प्रतिहारों और राष्ट्रकूटों से लड़ाई चल रही थी, लेकिन उसकी सेना उसके बैरियों की सेनाओं से बड़ी थी। राजा सामान्यतः 50,000 हाथियों की सेना के साथ चलता था। उसकी सेना में 10 से 15,000 लोग कपड़ों को धोने और उनमें चूनन डालने का काम करते थे। इस तरह पालों की सैन्य शक्ति का अंदाजा लगाया जा सकता है। पालों के संबंध में तिब्बती ऐतिहासिक विवरणों से भी जानकारी मिलती है। हालांकि ये विवरण 17वीं सदी में लिखे गए थे। इनके अनुसार पाल शासक बौद्ध ज्ञान, विज्ञान तथा धर्म के महान संरक्षक थे। पूर्वी दुनिया में विख्यात नालंदा विश्वविद्यालय का धर्मपाल ने पुनरुत्थान किया। उसका खर्च चलाने के लिए 200 गांवों की आमदनी उसे दान में दे दी गई। उसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की भी स्थापना की, जो नालंदा के बाद सबसे विख्यात विश्वविद्यालय के रूप में उभरा। यह विश्वविद्यालय मगध में गंगा तट पर एक पर्वत शिखर पर बनाया गया था, जिसका परिवेश अत्यंत सुहावना था। पालों ने कई विहारों का निर्माण करवाया, जिनमें बहुत से बौद्ध भिक्षु निवास करते थे। पाल शासकों का तिब्बत के साथ घनिष्ठ सांस्कृतिक संबंध था। संत रक्षित तथा दीपांकर, जिसे अतिश कहा जाता था,
जैसे प्रमुख बौद्ध विद्वानों को तिब्बत में आमंत्रित किया गया और उन्होंने वहाँ बौद्ध धर्म के एक नए रूप का प्रचार किया। इस सब के परिणाम स्वरूप बहुत से तिब्बती बौद्ध विद्योपार्जन के लिए नालंदा और विक्रमशिला आए। दक्षिण पूर्व एशिया के साथ पालों के व्यापारिक और सांस्कृतिक संबंध थे। दक्षिण पूर्व एशिया के साथ व्यापार काफ़ी लाभदायक था, जिससे पाल साम्राज्य की समृद्धि की अभिवृद्धि हुई। जैसा कि हम देख चुके हैं, उन दिनों दक्षिण पूर्व एशिया में शैलेंद्रों के साम्राज्य का वर्चस्व था। उनका साम्राज्य मलाया, जावा, सुमात्रा और आसपास के द्वीपों तक फैला हुआ था। दोस्तों, हम शैलेंद्र के साम्राज्य के बारे में अध्याय 1 में पढ़ चुके हैं। आप यदि इसके बारे में ना जानते हों तो चैप्टर 1 वाली वीडियो देख सकते हैं। शैलेंद्र शासक बौद्ध थे। उन्होंने अपने कई दूत पाल दरबार में भेजे और पाल शासक से नालंदा में एक विहार बनाने की अनुमति मांगी। उन्होंने पाल राजा देवपाल से इस विहार के खर्च के लिए 5 गांवों की आमदनी देने का अनुरोध किया। यह अनुरोध स्वीकार कर लिया गया। इस प्रकार पालों और शैलेंद्रों के पारस्परिक संबंधों की घनिष्ठता के बारे में कोई संदेह नहीं रह जाता। दोस्तों, अब हम प्रतिहार साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। प्रतिहारों को गुर्जर प्रतिहार भी कहा जाता है, जिसका कारण शायद यह है कि उनका उद्भव गुर्ज राष्ट्र या दक्षिण पश्चिम राजस्थान में हुआ था। वे आरंभ में संभवतः स्थानीय ओहदेदार थे, जिन्होंने मध्य और पूर्वी राजस्थान में कई इलाकों पर अपना स्वतंत्र अधिकार स्थापित कर लिया था। उन्होंने सिंध से राजस्थान पर होने वाले अरबों के छिटपुट हमलों का मुकाबला करने के कारण प्रतिष्ठा मिली। लेकिन 730 ईस्वी में गुजरात के चालुक्य शासकों ने अरबों को निर्णायक रूप से परास्त कर दिया, जिसके बाद उनकी ओर से कोई वास्तविक खतरा नहीं रह गया। प्रारंभिक प्रतिहार शासकों ने ऊपरी गंगा घाटी और मालवा पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने का प्रयत्न किया, लेकिन राष्ट्रकूट राजा ध्रुव और तृतीय गोविंद ने उनकी कोशिशों को नाकाम कर दिया। राष्ट्रकूटों ने पहले तो 790 ईस्वी में और फिर 806 से 7 ईस्वी में उन्हें हराया। उसके बाद वे दक्कन लौट गए और पालों के लिए मैदान खुला छोड़ दिया। शायद राष्ट्रकूटों की असली दिलचस्पी मालवा और गुजरात पर कब्जा करने में थी। प्रतिहार साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक और इस राजवंश का महानतम शासक भोज था। उसके आरंभिक जीवन के विषय में हमें अधिक जानकारी नहीं है और यह भी मालूम नहीं है कि वह कब सिंहासन रूढ़ हुआ, लेकिन यह निश्चित है कि उसने प्रतिहार साम्राज्य का पुनर्निर्माण किया और 836 ईस्वी के आसपास कन्नौज पर फिर से कब्जा कर लिया और यह नगर लगभग 1 सदी तक प्रतिहार साम्राज्य की राजधानी रहा। भोज ने पूर्व की ओर अपने प्रभुत्व का विस्तार करने का प्रयत्न किया, लेकिन पालों ने उसे परास्त करके उसकी महत्वाकांक्षा पर अंकुश लगाया। अब उसने मध्य भारत और दक्कन तथा गुजरात की ओर रुख किया। इससे राष्ट्रकूटों से प्रतिहारों का संघर्ष फिर से आरंभ हो गया। नर्मदा के तट पर हुई खूंरेजी भरी लड़ाई के फलस्वरूप भोज मालवा के काफ़ी बड़े हिस्से पर और गुजरात के भी कुछ इलाकों पर अपना अधिकार कायम रखने में कामयाब
रहा, लेकिन वह उस दिशा में इससे आगे नहीं बढ़ सका। इसलिए उसने एक बार फिर अपना रुख उत्तर की ओर किया। एक अभिलेख के अनुसार उसके राज्य प्रदेश सतलुज नदी के पूर्वी किनारे तक फैले हुए थे। अरब यात्रियों के वृत्तांतों से मालूम होता है कि प्रतिहारों के पास भारत में सबसे अच्छी अश्वारोही सेना थी। उन दिनों मध्य एशिया और अरब देश से घोड़ों का आयात भारतीय व्यापार का एक महत्वपूर्ण अंग था। देवपाल की मृत्यु के पश्चात पाल साम्राज्य के कमजोर होने पर भोज ने पूर्व की ओर भी अपने साम्राज्य का विस्तार किया। भोज का नाम अनेक कथा कहानियों का विषय है। मालूम होता है कि अपने जीवन के आरंभिक दिनों में भोज ने जीवट के जो कार्य किए थे, उसने जिस प्रकार से प्रतिहारों के खोए हुए साम्राज्य को धीरे धीरे फिर से जीत लिया था, और जिस तरह से उसे कन्नौज पर प्रतिहारों का प्रभुत्व पुनः स्थापित कर दिया था, उसके कारण उसने अपने समकालीन लोगों की कल्पना में अपने लिए विशेष स्थान बना लिया था। भोज विष्णु का भक्त था और उसने आदि वराह का विरुद्ध धारण किया था। विरुद्ध मतलब उपाधि। उसके कुछ सिक्कों पर आदि वराह शब्द अंकित हैं। उज्जैन के भोज परमार से उसका अंतर बताने के लिए उसे मिहिर भोज भी कहा जाता है। वस्तुतः भोज परमार ने मिहिर भोज के कुछ काल बाद शासन किया था। भोज की मृत्यु शायद 885 ईस्वी के आसपास हुई। उसके बाद उसका बेटा प्रथम महेंद्रपाल राजा हुआ। अपने 908 से 9 ईस्वी तक के शासन काल में महेंद्रपाल ने भोज के साम्राज्य को कायम तो रखा ही, उसने उसकी सीमाओं का विस्तार मगध और उत्तर बंगाल तक कर लिया। उसके अभिलेख काठियावाड़, पूर्वी पंजाब और अवध में भी मिले हैं। महेंद्रपाल ने एक लड़ाई कश्मीर के राजा के खिलाफ भी लड़ी, लेकिन उसे भोज द्वारा पंजाब में जीते गए कुछ इलाके कश्मीर के राजा को सौंपने पड़े। इस प्रकार 9वीं सदी के प्रथम चतुर्थांश से लेकर 10वीं सदी के मध्य तक के लगभग 100 सालों की अवधि में उत्तर भारत में प्रतिहारों का बोलबाला रहा। बगदाद निवासी अल मसूदी ने 915-16 ईस्वी में गुजरात की यात्रा की थी। उसके विवरण से प्रतिहार शासकों की शक्ति और मान प्रतिष्ठा तथा उनके साम्राज्य की विशालता की पुष्टि होती है। उसने गुर्जर प्रतिहार राज्य को अल जुजूर कहा है। जुजूर शायद गुर्जर का विकृत रूप है। इस तरह वह राजा को बौरा कहता है। बौरा शायद आदि वराह का बिगड़ा हुआ रूप है। अल मसूदी के गुजरात आने के पूर्व ही भोज की मृत्यु हो चुकी थी। अल मसूदी बताता है कि जुजूर के साम्राज्य में 18 लाख गांव, नगर और ग्रामीण क्षेत्र थे। उसकी लंबाई चौड़ाई लगभग 2000 किलोमीटर थी। राजा की सेना में 4 चमूएं अर्थात डिवीजन थी। प्रत्येक चमू में 7 से 9 लाख लोग थे। अपनी उत्तर की सेना से वह मुल्तान के राजा और उससे संबंध रखने वाले शासकों के खिलाफ लड़ता है। दक्षिण की सेना राष्ट्रकूटों के विरुद्ध लड़ती थी और पूर्व की सेना पालों से लोहा लेती थी। उसके पास युद्ध के लिए केवल 2000 प्रशिक्षित हाथी थे। उसकी अश्वारोही सेना देश में सर्वश्रेष्ठ थी। प्रतिहार शासक ज्ञान, विज्ञान और साहित्य के उदार संरक्षक थे। संस्कृत का महान कवि और नाटककार राजशेखर भोज के पौत्र महीपाल के दरबार में रहता था।
प्रतिहारों ने कई भव्य भवनों और मंदिरों से कन्नौज का रूप भी निखारा। 8वीं और 9वीं सदियों में बहुत से भारतीय विद्वान राजदूत मंडलों के साथ बगदाद में खलीफा के दरबार में पहुँचे। इन विद्वानों ने अरब संसार को भारतीय विज्ञानों से, विशेषकर गणित, बीजगणित और चिकित्सा शास्त्र से परिचित कराया। इन राजदूत मंडलों को भेजने वाले भारतीय राजाओं के नाम हमें मालूम नहीं हैं। प्रतिहार सिंध के अरब शासकों के प्रति अपने वैर भाव के लिए प्रसिद्ध थे। इसके बावजूद मालूम होता है कि इस काल में भी भारत और पश्चिम एशिया के बीच विद्वानों का आदान प्रदान और वाणिज्य व्यापार चलता रहा। 915 ईस्वी और 918 ईस्वी के बीच राष्ट्रकूट राजा तृतीय इंद्र ने फिर कन्नौज पर आक्रमण किया और नगर को तहस नहस कर दिया। इससे प्रतिहार साम्राज्य कमज़ोर पड़ गया और शायद गुजरात राष्ट्रकूटों के हाथों में चला गया, क्योंकि अल मसूदी बताता है कि प्रतिहार साम्राज्य की पहुंच समुद्र तक नहीं थी। गुजरात समुद्री व्यापार का प्रमुख केंद्र था और उत्तर भारत का माल यहीं से होकर पश्चिम एशिया को पहुंचता था। इसलिए गुजरात की क्षति प्रतिहार साम्राज्य के लिए एक दूसरा बड़ा आघात थी। 936 में एक अन्य राष्ट्रकूट राजा तृतीय कृष्ण ने उत्तर भारत पर आक्रमण करके प्रतिहार शासक को परास्त कर दिया। इसके बाद प्रतिहार साम्राज्य तेजी से बिखर चला। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अब हम इसका आगे का कल की वीडियो में पढ़ेंगे। और यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करें, तथा यदि आप हमारे चैनल में नए हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।